तो कैसे हो मेरे दोस्तों, राधे राधे आप सबको। वेलकम टू द 9th ऑफ दिसंबर, अ न्यू वीक अ न्यू स्टार्ट। सबसे पहले डिस्कस करते हैं आज के स्पेशल डे के बारे में। तो आज मनाया जाता है एंटी करप्शन डे बाय यूएन ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम्स। इसकी जो थीम है वो है यूनाइटिंग विद यूथ अगेंस्ट करप्शन, शेपिंग टुमारोज इंटीग्रिटी। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, तो डेफिनेटली आपको ये पता होना चाहिए किस तरीके से अपने पैसों को बढ़ाया जाए सही दिशा में जाकर। इन्वेस्टमेंट करिए, अलग अलग बहुत सारे तरीके के डाइवर्सिफिकेशन होती है जिससे आप रिस्क मिटिगेट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आपको करप्शन ही करना है। ऑब्वियसली थोड़ा बहुत माइंडसेट ज़रूर जाता है कि हाँ यार इसमें तो बहुत पैसा है, करप्शन है, ये वो फलाना ढिमकाना, गवर्नमेंट ऑफिस वगैरह वगैरह। बट आपके साथ भी तो कभी ना कभी कुछ गलत हुआ होगा ना। अगर आप भी वो बाद में वैसे इंसान बन जाओगे तो हाउ इज़ दैट गोइंग टू हेल्प? सो ऑलवेज अपने अंदर अपने आप से ट्रू रहिए, और दैट इज़ वट इंटेग्रिटी इज़। और वही इस डे की थीम भी बनाई जाती है, यूनाइटिंग विद यूथ अगेंस्ट करप्शन, शेपिंग टुमारोज इंटेग्रिटी। अपने अंदर तो कोर जो होती है ना आपके हार्ट की, आपको उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अभी जो लास्ट ईयर ग्लोबल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स था, उसके अंदर इंडिया की बात करी जाए तो इंडिया रैंक 93rd। तो इसको ऊपर ले जाने के लिए आपका छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन भी बहुत ज़्यादा मायने रखेगा, बिकॉज बूंद बूंद से ही सागर बनता है। अब बात करते हैं कुछ रिवीजन के पॉइंट्स की। तो इंडिया का जो फर्स्ट राइटर्स विलेज है वो इनॉग्रेट किया था देहरादून के थानो नाम के विलेज में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इंडिया इज रैंक 79th आउट ऑफ 142 कंट्रीज इन द रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024। ये कौन देता है? वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। तो बेसिकली इसके अंदर क्या देखा जाता है कि हमारा जो इंडिया का लॉ है उसके सारी चीज़ें, बीट फ्रीडम, बीट किस तरीके से उसको न्याय मिलता है, या कोई कितना ज़्यादा करप्शन है, उसके अंदर ये भी चीज़ आ जाती है। तो एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ इस चीज़ को व्यू करा जाता है और उसके बाद ये रैंक दी जाती है। और रैंक जो है इंडिया की वो 79th है आउट ऑफ 142। तो ऑलमोस्ट जस्ट बिलो हाफ ऑफ दी नेशंस। तो उसको भी हमें आगे ले जाना है, मतलब इन द सेंस कि यार हम जो चेंज है वो अपने आप से ही शुरू कर सकते हैं, और दूसरों को तो वैसे भी कंट्रोल करना हमारे हाथों में नहीं है। तो या तो आप खुद ही अपने आप को, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को हम चेंज कर सकते हैं, लेटर एक स्टेज पर पहुंच सकते हैं जहाँ पर आप बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस, तो मैं नहीं बोलूँगा, इन्फ्लुएंस भी बोल सकता है, बट यार आजकल इमेज ऐसी बन गई है कि इन्फ्लुएंस वर्ड जो है उसको नेगेटिवली यूज़ करा जाता है। बट एक टाइम पे जो जिन लोगों को हम आइडलाइज करते हैं उन्होंने भी हमें इन्फ्लुएंस करा था, तभी तो हम सही राह पे जा रहे हैं। तो खैर आई थिंक यू गॉट द जिस्ट ऑफ इट। तो नेक्स्ट बात करते हैं, एस बी आई हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द बेस्ट बैंक इन इंडिया फॉर 2024 बाय ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ऑफ यूएसए। तो दैट्स प्रीटी मच इट। नेक्स्ट बात करते हैं, भुवनेश्वर हैज वॉन द सिटी विद द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवार्ड। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दीपक अग्रवाल सर हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एमडी ऑफ नाफेड, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। मेरे को लगता है इकलौती ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर फेडरेशन वर्ड यूज़ करा गया। जो फेडरेशन जो वर्ड है, जो फेड है, तो फेडरल और ये सभी जो चीज़ होती है नॉर्मली यूएस यूज़ करता है। जैसे यूएस का सेंट्रल बैंक हो गया द फेडरल रिजर्व, या उनकी जो, जैसे हमारे पास सीबीआई है, उनके पास एफबीआई, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो हमारे पास भी एक फेडरल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, फर्स्ट प्राइवेट कंपनी इन इंडिया टू मैन्युफैक्चर अ मिलिट्री ट्रांसपोर्ट इज टाटा एडवांस सिस्टम। दैट्स ऑल्सो प्रीटी मच अबाउट इट। नेक्स्ट बात करते हैं, 200 करोड़ इज द आउटले फॉर द 21st लाइफ स्टॉक सेंसस। अभी हमारा मतलब ह्यूमन बींग्स का भी सेंसस होने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है। मेरे ख्याल से नेक्स्ट ईयर तक हो जाएगा सेंसस, जो कि लास्ट 2011 में हुआ था। तो फाइनली वी नीड समथिंग लाइक दैट। एंड लाइफ स्टॉक्स की अगर बात करी जाए तो उनके सेंसस के लिए 200 करोड़ का बजट है। तो दैट्स इट। अब बात करते हैं आज की न्यूज़ के बारे में। तो श्रीलंका के शमी सिल्वा हैज़ बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल, बिकॉज हम जानते हैं कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो पहले के जो प्रेसिडेंट थे वो जे शाह साहब थे, जो कि अब बन चुके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के हेड। तो उससे पहले इनके पास दो पोस्ट थी, एक तो एशियन क्रिकेट काउंसिल के हेड थे, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वो बीसीसीआई के भी सेक्रेटरी थे। तो अब उनको ये दोनों पोस्ट छोटी पड़ी ताकि वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को शेयर कर पाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, डी मुकेश फाइनली, उन्होंने, अभी तक हमने इसके बारे में बात नहीं कर रहे थे, हाउएवर इसके बारे में हमें बात करनी चाहिए थी, बट आई थॉट कि जब कुछ इंटरेस्टिंग हो तब बात करेंगे ना। तो हो चुका है फाइनली इंटरेस्टिंग। हमें एक पॉइंट से लीड मिल चुकी है और अब सिर्फ 3 मैचेस रह गए हैं। तो वी ऑल होप कि ये वाला चैंपियनशिप डी मुकेश साहब जीते। एंड बहुत अमेजिंग और बहुत ही टेंस सिचुएशन चल रही है, मतलब टेंस मैच चल रहा है, एंड इट्स जस्ट अमेजिंग। फाइनली हम एक पॉइंट से आगे, अभी तक बहुत ज़्यादा ड्रॉ चल रहा था और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैच हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, मैक्लेरन ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर नॉरिस। तो मैक्लेरन जो एक टीम है, जो एक्चुअली एक गाड़ी भी है, तो जैसे रेडबुल एक टीम है, फरारी एक टीम है, उसी तरीके से अपनी मैक्लेरन भी एक टीम है जिसके ड्राइवर जो है नॉरिस, उनकी वजह से, मतलब वो एक रेस जीते तो उनकी वजह से जो पूरी टीम है उसको विनर घोषित किया गया है ऑफ आबू धाबी ग्रैंड प्री।
इसके अलावा लेकिन जो एक सिंगल इंडिविजुअल को जिसको प्राइज मिला है वो तो अपने मैक्स वर्स्टेपन साहब ही हैं, बट इसके अलावा जो एक टीम जीती है वो है अपनी मैकलैरन। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिया और नॉर्वे फॉर्ज डीपर इकोनॉमिक पार्टनरशिप टैकलिंग बिजनेस कोलैबोरेशन चैलेंजेस एंड एक्सप्लोरिंग क्रॉस सेक्टर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। तो अगर नॉर्वे की बात करी जाए तो नॉर्वे हमारा 33rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और बहुत अच्छे हमारे रिलेशन भी उसके साथ। अपार्ट फ्रॉम दैट अभी जो एक पीआईबी की जो न्यूज़ है इसके अंदर बेसिकली डिफरेंट सेक्टर्स के बारे में बात करें किस तरीके से और भी ज़्यादा हम उसको ग्रो कर सकते हैं, एंड दैट कुड बी एनीथिंग टेकिंग इनटू कंसिडरेशन मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी और इवन ब्लू इकोनॉमी। तो इन सब फैक्टर्स में और इन सब सेक्टर्स में अपॉर्चुनिटीज़ को डिस्कस करेंगे, तो दैट इज़ प्रीटी मच अबाउट इट। इसके बारे में अभी हमने इस न्यूज़ में डिस्कस करा क्योंकि हमें कुछ पहले से ही अगर आइडिया होता है किसी चीज़ का तो बहुत अच्छा लगता है। फॉर एग्जाम्पल जब स्कूल में पढ़ने जाते थे, अगर आप कोई चैप्टर एक बार घर से उसको रीड आउट करके जा रहे हो तो मज़ा आता था पढ़ने के लिए। तो दैट इज़ इट। अभी हम पढ़ रहे हैं, बाद में फिर दोबारा से इसकी न्यूज़ आनी ही है तो हमें और मज़ा आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी श्री जितिन प्रसाद, वो इनोग्रेट करने वाले इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम। अब ये भी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज द टर्म गवर्नेंस, बिकॉज गवर्नेंस तो हर एक फैक्टर में ज़रूरी है और इससे आपको आदत पड़ जानी चाहिए गवर्नेंस को यूज़ करने की वाइल गिविंग आंसर्स और वाइल राइटिंग आंसर्स, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पूरा अगर इसको बहुत छोटे से अगर मैं शब्दों में बोलूँ तो यार इंडिया की गवर्नमेंट का क्या मतलब है, वो इंडिया को गवर्न कर रहा है। अगर गवर्न ही नहीं करेगा तो सब कुछ बिखरा बिखरा हो जाएगा ना। तो एक चीज़ को समेट के रखना और उसको उसी तरीके से इस तरीके से रखना कि वो सस्टेनेबली ग्रो भी हो पाए, दैट इज व्हाट गवर्नेंस एंड दैट इज हाउ इंपॉर्टेंट गवर्नेंस इज। तो इसी से रिलेटेड है इंटरनेट गवर्नेंस की यहाँ पर बात करी गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रक्षा मंत्री टू विजिट रशिया टू अटेंड 21st मीटिंग ऑफ इंडिया रशिया इंटर गवर्नमेंटल कमीशन ऑन मिलिट्री एंड मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन। इसमें भी अगर एक एक वर्ड्स को देखें तो अपने आप में एक पूरी न्यूज़ समेट जाती है। और ये भी वैसे इसके अंदर भी ज़्यादा कोई डिटेल्स हमें है नहीं डिस्कस करने के लिए। हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह वो गए हैं रशिया में कुछ मिलिट्री से रिलेटेड डिस्कशन करने के लिए। इसके अलावा बात करते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया इन एसोसिएशन विद इंसॉल इंडिया ऑर्गेनाइजेस इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2024 ऑन इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन। इसके रिलेटेड बस मैं ये बताना चाहूँगा कि आईबीबीआई जो है 2016 में बना था, और बैंक्रप्सी जो होती है वो एक सिचुएशन होती है, बट जब उसको आप लीगली डिफाइन करते हो तो वो इंसॉल्वेंसी बन जाती है। तो एक इंसान बैंकरप्ट होता है, कंपनी बैंकरप्ट होती है और वो इंसॉल्वेंट हो जाता है जब वो डिक्लेयर मतलब एक तरीके से कर देते हैं, जब बाय लॉ वो डिक्लेयर हो जाते हैं कि नहीं यार अब इसके बाद एक्चुअली में पैसे नहीं, इसका दिवाला निकल चुका है, तो देन ही और दैट कंपनी बिकम्स इंसॉल्वेंट। सो इसके अंदर अभी रिसेंटली एक और जो डेवलपमेंट आई है वो ये है कि जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स एक बनाने की कोशिश करी जा रही है ताकि वो आपस में ही कुछ समझौता कर पाए, एग्रीमेंट पे पहुंच पाए आउटसाइड एंड CLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, जहाँ पर कंपनीज के केसेस जाते हैं। अगर वहाँ पर कोई रेजोल्यूशन हो रही है या फिर किसी भी तरीके का कोई कोर्ट केस जो होता है डायरेक्टली कोर्ट में जाके NCLT जो है वो उसको हैंडल करने की कोशिश करती है। बट नाउ दे आर थिंकिंग कि इसको भी डिसेंट्रलाइज करी जाए। अगर बाहर आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, कोई एग्रीमेंट में आता है, तो दैट इज एक्चुअली बेटर कि NCLT को उससे टाइम बचेगा, और NCLT का टाइम बचेगा तो इवेंचुअली कोर्ट केसेस का भी टाइम बचेगा, एंड देर आर मच मोर केसेस दैट नीड मोर अटेंशन। अगर आई एम जस्ट सेइंग जो बाकी केसेस है अगर वो बिना कोर्ट के अटेंशन के बाहर भी अगर एग्रीमेंट में हो रही है उनके बीच में तो दैट इज गुड ना। तो दैट इज द होल पॉइंट ऑफ दिस। इसके बारे में नेक्स्ट अब न्यूज़ बात करते हैं तो हाँ, जो अभी रक्षा मंत्री जो गए हुए थे रशिया में, इसमें एक और चीज़ रह गई कि INS तुशील जो है वो कमीशन होने वाली है इस 3 डे विजिट के बीच में। तो एक और इसको बोलेंगे फ्रिगेट है, जो छोटा सा एक कहते हैं शिप होती है, मिसाइल वाली जो शिप होती है उसका लिटिल स्मॉलर साइज होता है, वो जो है INS तुशील वो भी इनॉग्रेट होने वाली है। इसके अलावा हमने कल भी बात करी थी ना कि कुछ INS जो है वो कहते हैं सबमरीन्स है, मिसाइल सबमरीन्स हैं, उनमें भी हमने 3 की बात करी थी। एक थी INS अरिहंत, एक थी INS अरिगात, और अभी जो कमीशन होने वाले कुछ टाइम में वो है INS अरिधमन। तो ये 3 के भी आप नाम याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऊर्जा वीर स्कीम के बारे में, जो कि अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च करी गई है। और वाई आर वी डिस्कसिंग इट, बिकॉज इट इज़ सो इम्पोर्टेंट स्कीम दैट इट माइट बिकम अ नेशनल स्कीम। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो इलेक्ट्रिशियंस है, ऊर्जा की अगर बात करते हैं ना, तो ऊर्जा क्या होती है, इट्स एनर्जी। और एनर्जी का जो अभी हमारे पास सोर्स है वो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ही हम एनर्जी ले पा रहे हैं। मतलब अगर घर की बात करी जाए तो अपार्ट फ्रॉम दैट तो हाँ गाड़ियों में डीजल वगैरह पेट्रोल वगैरह डल ही रहा है, बट ये जो हम अभी एनर्जी की बात कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू बात कर रहे हैं। और यहाँ पे इलेक्ट्रिशियंस को ही ट्रेन करने की बात करी गई है कि उनको हम जितना ज़्यादा ट्रेन करेंगे उतना ही उस सेक्टर के ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो किसी को बस बता दी तो, क्योंकि बहुत सारे लोगों में IQ भी कम होता है, किसी को कुछ बता दी तो उसको उतना ही समझ आएगा। ये नहीं कि वो
कुछ अपने आप से भी सीखे और उसको और भी ज़्यादा ग्रो कर पाए किसी चीज़ को, और अपने आप को भी ऐसा पर्सन ग्रो कर पाए। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रेन पीपल। तो दैट इज़ वाई ऊर्जा ग्रिड स्कीम इज देयर। तो पूरा इलेक्ट्रिसिटी के कंसर्निंग है। इसके अलावा और भी इलेक्ट्रिसिटी स्कीम्स होती है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो इससे आपको भी पता चलेगा कि हाँ क्या क्या चीज़ आप सोच सकते हो, बिकॉज दैट इज़ वट गोइंग टू हेल्प यू व्हेन यू विल राइट अ गुड आंसर। तो उस टाइम क्योंकि आप ब्लैंक हो जाते हो, आपके दिमाग में चीज़ें आती नहीं कि क्या क्या हो सकता है। तो इस तरीके से जब आप ऐसे एकदम से आप सोचोगे तो आप अपने आप को पुश करोगे सोचने के लिए कि क्या कौन कौन सी स्कीम होती है यार इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। इसके अलावा अभी मेरे को याद है कि लास्ट हमने एक दो दिन में सेकी के बारे में भी बात करी थी। तो क्या था, सोलर इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसको भी एक अवार्ड मिला, उसके बारे में भी बात करी थी। तो एकदम से इलेक्ट्रिसिटी से सोलर इलेक्ट्रिफिकेशन आ गया। तो डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड नहीं है, मतलब वो जो हम नॉर्मली जो हमारे घर में आती है, बट सोलर से रिलेटेड है और रूरल एरिया से रिलेटेड है। और एक रूरल एरिया, रूरल एक व्यू पॉइंट एक आंसर में डालना बहुत ज़रूरी हो जाता है, बिकॉज दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया टू कवर। नेक्स्ट हम बात करते हैं बीमा सखी योजना के बारे में। एक एलआईसी की स्कीम है। सबसे खास बात तो ये है कि बीमा सखी आईआरडीआई की स्कीम नहीं है, ये पर्टिकुलरली एलआईसी की स्कीम है। एलआईसी एक कंपनी है, आईआरडीआई एक रेगुलेटर है। तो इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा वास्ट डिफरेंस है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रखना। और वो अलग बात है कि एलआईसी जो है वो सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है, DSII है, डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस कंपनी। तो इनका टारगेट है कि 2 लाख लोगों को, 2 लाख विमेन को सेल्फ रिलायंट बनाना है अगले 3 सालों में। तो इसके लिए उनको स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। और लेकिन इसकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो आपको 10th पास होना चाहिए, 18 साल के होने चाहिए आप। और आगे करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी अच्छी मिलेगी, बिकॉज नॉर्मली जैसे हमारे पास बैंक सखी, बैंक मित्र नाम का जो कंसेप्ट होता है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का, उसका मेन एम होता है कि दूर दराज एरिया में जहाँ पर आप एक फिजिकल ब्रांच ओपन नहीं कर पाओगे, विच वुड बी रियली कॉस्टली, तो यू मेक पीपल योर कॉरेस्पॉन्डेंट जो वहाँ पर एरिया में, जिनको ज़्यादा लोग जानते हैं, जिनको लोग ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, जो वहाँ के लोकल हैं, ताकि वो आगे इन्फॉर्मेशन पहुँचा पाए, वो और ज़्यादा अवेयरनेस फैला पाए, या फिर एटलीस्ट उन लोगों को फाइनेंशियली इंक्लूड तो कर पाए। बाद में तो अलग अलग स्कीम्स के द्वारा और अलग अलग अवेयरनेस कैंपेन्स के द्वारा लोगों को तो फाइनेंशियल अवेयरनेस हो ही रही है, बट एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बन जाता है, तो वो चीज़ बहुत हेल्प करती है। सिमिलरली एलआईसी का तो बहुत पुराना एलआईसी एजेंट्स होते हैं, वो तो बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, वो बहुत ज़्यादा रिक्रूटमेंट होते हैं और बहुत ज़्यादा वो इफेक्टिव भी है। बट ये जो पर्टिकुलर स्कीम है, इट इज़ कॉन्सेंट्रेटेड ऑन एम्पावरिंग वुमेन। तो उसी के लिए है, उसमें करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, स्टाइपेंड मिलेगा, कमीशन बेसिस फ्री होगा। तो इट्स मोर लाइक एन एलआईसी एजेंट, बस नाम चेंज कर दिया एंड स्पेसिफिकली फॉर वुमेन कर दिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एफडीआई इन्फ्लोज के बारे में। तो वो 1 ट्रिलियन क्रॉस कर चुका है। अपने आप में बहुत ज़्यादा बड़ी बात है कि इंडिया के अंदर अगर इतनी ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है। अगर अभी रिसेंटली नंबर्स देखा जाए तो जो 2000 से लेकर 2024 तक मॉरिशस ने सबसे ज़्यादा हमारे इंडिया में इन्वेस्ट करा है, फिर आता है सिंगापुर। और सिंगापुर के तो हम हर साल जानते हैं कि हर साल सिंगापुर का जो है वो इन्वेस्टमेंट हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा रहता है। हालांकि अभी एक न्यूज़ आई थी आरबीआई के द्वारा, उसमें पता चला था कि यूएस ने भी हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करा है, और यूएस हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी है। और इनफैक्ट यूएस अभी की अगर सिचुएशन की बात करी जाए तो, क्योंकि बांग्लादेश में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही है, उसकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा गड़बड़ हुई पड़ी है, एंड बांग्लादेश इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टेक्सटाइल्स, इवन मैन्युफैक्चरर ऑफ टेक्सटाइल्स। बट उसका भी जो रॉ मटेरियल्स है वो सूरत से ही आता है। सूरत इज़ द टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया। इसी के चलते ही जो दुनिया के जो ग्लोबल जो टॉप ब्रांड्स हैं इन टर्म्स ऑफ टेक्सटाइल, तो दे आर प्रेफरिंग टू शिफ्ट देयर परचेज मार्केट फ्रॉम बांग्लादेश टू सूरत, एंड नॉट जस्ट सूरत बट इवन लुधियाना इन पंजाब, नोएडा एंड तमिलनाडु। तो दीज आर सम स्टेट्स, एंड इससे ऐसा उम्मीद करी जा रही है कि अगर ऐसा होता है तो चाइना जो सूरत जो हर साल सिर्फ 12% का एक ग्रोथ रेट देता है, वो 20 से 25% की ग्रोथ को देख पाएगा। तो हमारे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, किसको हम बहुत अच्छे टैकल कर पा रहे हैं। एंड इट्स कोई सेल्फिश वाली बात नहीं है, बिकॉज बांग्लादेश की सिचुएशन बहुत ख़राब है, उनकी हेल्प करेंगे, बट वर्ल्ड हैज़ टू गो ऑन, द शो मस्ट गो ऑन। ये एक्चुअली लाइन थी जो मैं याद कर रहा था, शो मस्ट गो ऑन। यार दुनिया में अगर लोगों को कपड़े पहनने हैं तो हम हैं ना यार उसके लिए। बांग्लादेश को अभी टाइम चाहिए, वो अपने टाइम ले, अपने वापस से अपने पैरों पे खड़ा हो, और उसी तरीके से जब वो सेटअप हो जाएगा तो ऑफ कोर्स वो अपने, जब एक बार पैरों पे खड़ा हो गया तो और भी ज़्यादा बूस्ट से आगे बढ़ेगा ना। तो विल ऑलवेज सपोर्ट अवर नेबरिंग कंट्रीज। वैसे भी हमारे बहुत अच्छे रिलेशन रहे उनके साथ, उनके जो पहले के प्राइम मिनिस्टर थे शेख हसीना मैम, उनके साथ भी हमारे बहुत अच्छे रिलेशन रहे। अभी हम उनको हेल्प भी कर रहे हैं कि नेपाल से उनके पास जो एक इलेक्ट्रिसिटी कॉरिडोर बन रहा है, जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो उसमें भी हम सपोर्ट कर रहे हैं ना। तो वी आर ऑलवेज देयर फॉर सपोर्ट, बट दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस। और कल ही बात करी गई थी एक हमारे बहुत छोटे से बच्चे के द्वारा कि विंडोज़ ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो आती रहती है, बट आपको वो चालाक इंसान बनना है कि आप उसको ग्रैब कर पाओ, क्योंकि हर बार नहीं आएगी लेकिन बहुत बार आएगी। तो
आपने सही मोमेंट पर बस उसको ग्रैब करना है, और कहते हैं ना कि मौके पे चौका मारना है। तो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। कल मिलेंगे दोबारा से एक न्यूज़ के बारे में। टिल देन पढ़ते रहिए, और अगर कोई डाउट हो या कुछ भी अगर पूछना हो, डिस्कस ही करना हो, या फिर और अपने जैसे लोगों से मिलना हो, तो द कूल स्कूल पर जुड़ जाना टेलीग्राम पे। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। इसके नोट्स भी आपको वहीं मिल जाएंगे। तब तक के लिए बाय, एंड आई एम प्राउड ऑफ यू।